हेलो। हाँ भाई, तो लास्ट टर्न पे हमने देख ली थी पुली और स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम्स कि किस तरह से टेंशन जो है वो ट्रांसफर होता है। तो जो मेन पॉइंट था वो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो मेन पॉइंट जो था वो ये था कि एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो है कांस्टेंट रहता है, यानी टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। यानी अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, अब वो कितनी भी पुलिस के ऊपर से पास करके गई हो, लेकिन उसमें जो टेंशन रहेगा वो कैसा रहने वाला है भाई? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी चीज जो हमने देखी थी वो ये थी कि मासलेस हम पुली यूज करते हैं, तो मासलेस पुली के ऊपर नेट फोर्स हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। ऐसा होने की वजह से अगर इस तरह से स्ट्रिंग्स दी गई हैं तो यहाँ टेंशन टी है, यहाँ टेंशन टी है, तो नेट फोर्स जीरो होने की वजह से यहाँ पे हम ले लेते हैं 2t। सिमिलरली अगर मैं यहाँ वाले टेंशन को ले लेता हूँ t, तो यहाँ हो जाता है t/2 और t/2। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ये सभी को याद है? यहाँ पे हमने स्ट्रिंग्स को कैसा लिया था? आइडियल और इनएक्सटेंसिबल। मासलेस पुली को भी कैसा लिया था? पास मासलेस और स्मूथ। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसी पे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ एम फॉर इक्विलिब्रियम। तो देख लेते हैं भाई क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो इस 10 kg का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ठीक है ना। तो यहाँ पे mg लग रहा होगा इसके ऊपर, हम जानते हैं 100। ये एंगल 37 डिग्री है तो ये 37 होगा।
ये 37, ये 37 और ये 37, है ना। एक लग जाएगा क्या नॉर्मल रिएक्शन, जो कि इस तरह से लग जाएगा। और क्या लग रहा है, और लग रहा होगा टेंशन ड्यू टू स्ट्रिंग, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लग रहा है टी। हमें पता है अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट आता है हमेशा 100 साइन थीटा, तो 100 साइन 37 डिग्री, यानी कि हमें सिंपली कितना मिल गया 60 न्यूटन। तो इसके इस तरफ लग रहा था 60 न्यूटन। अगर इक्विलिब्रियम है तो स्ट्रिंग में कितना होना चाहिए टेंशन टी, अगर मैं बोल रहा हूँ तो टी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 60 न्यूटन। अब यहाँ टी है और अब वो दो में स्प्लिट हो रहा है, तो आप देख सकते हो इसमें कितना होगा 30। ये 30 आगे बढ़ेगा, हम देख सकते हैं इसमें 30, ये सेम स्ट्रिंग घूम के यहाँ पे गई है तो इसमें 30, 30 मिलके एक हो रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 60, 60 फिर से स्प्लिट हो रहा है तो ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। फिर ये 30 जो है वो स्प्लिट हो रहा है दो में, तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ भी हो जाएगा 15। अब ये 15 फिर से स्प्लिट हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा 15/2, यहाँ पे हो जाएगा 15/2, यहाँ पर भी क्या रहेगा 15/2, क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहता है। 15/2 प्लस 15/2 यानी फाइनली यहाँ पे क्या आ गया 15। यहाँ नीचे क्या लग रहा है mg, अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो 15 ये इक्वल होना चाहिए mg के, m आपको मिला कितना 1.5 kg। यानी कि अगर आप मास 1.5 kg लेते हो तो फिर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है। क्या सभी को क्लियर हुआ है क्या, सभी को क्लियर है। चलो और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। अब इसमें एक खास बात है, ध्यान देना इस पे। सबको आवाज आ रही है क्या। हेलो, आवाज आ रही है सभी को। अच्छा ठीक है, थोड़ा नेट का इशू हो गया था कुछ, ठीक है ना।
बताओ भाई, m फॉर इक्विलिब्रियम आपको बताना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें एक चीज पे ध्यान देना है, ट्राई कर लो सभी लोग, फिर मैं बताता हूँ। चलो देखते हैं। तो ये 20 kg है, 20 kg पे नीचे mg लग रहा होगा कितना, 200 न्यूटन। अगर इक्विलिब्रियम में तो यहाँ टेंशन में t मान लेता हूँ, t की वैल्यू मुझे मिल गई सिंपली कितनी, 200 न्यूटन। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये एक स्ट्रिंग दो में स्प्लिट हुई है, यानी इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन मुझे मिल जाएगा कितना, 100 न्यूटन। तो यहाँ भी कितना होगा 100, यहाँ भी कितना होगा 100 न्यूटन। ये स्प्लिट हुआ दो के अंदर, तो यहाँ आया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन स्प्लिट हुआ दो के अंदर, यहाँ आया 25 न्यूटन। 25 स्प्लिट हुआ दो के अंदर, यहाँ आया 12.5 न्यूटन। अब 12.5 न्यूटन कितने में स्प्लिट हुआ है, 12.5 न्यूटन 3 में स्प्लिट हुआ है। ये याद रखना, इस पुली का एफबीडी अगर आप बनाओगे तो इस पे ऊपर लग रहा है 12.5 न्यूटन। ये रस्सी इस तरह से गई थी, पुली पे घूमी है, इस तरह से घूमी और वापस से यहाँ सेंटर पे लगा दी गई है। तो अगर टेंशन T माने तो T, T और T नीचे 3T लग रहा है। बात समझ आ रही है? तो 3T ये इक्वल होना चाहिए आपका 25/2 न्यूटन। तो T की वैल्यू आपको मिली 25/6 न्यूटन। समझ आई बात? तो T आया 25/6 न्यूटन। तो यहाँ टेंशन कितना होगा, इस ब्लॉक को अगर मैं देखूं M, तो इसमें नीचे तो लग रहा है mg, इस पे ऊपर कितना लगेगा, तो आप देख सकते हो ऊपर लग रहा है 2t, यानी कि 2t का मतलब हुआ 2 इंटू 25/6 न्यूटन। तो यहां से हमें मिलेगा कि ऊपर का फोर्स जो कि है 25/3 न्यूटन, ये इक्वल होना चाहिए mg के, और मास की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 5/6 kg। तो ये होगा आपका आंसर। अरे समझ आया क्या? आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5/6 kg। तो ये याद रखना,
कि हमेशा t/2 नहीं करते चले जाना है, आपको देखना है नेट पुली पे फोर्स को क्या करना होता है, 0। तो कई बार रस्सी को घुमा के सेंटर पे बांध देते हैं तो वो t/3 हो जाता है। समझ आया? तो यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने स्टार बनाया था। बढ़ सकते हैं क्या आगे? बढ़ जाए आगे? चलो और देखते हैं क्वेश्चन। तो ये एक वेज है, ठीक है ना, इस शेप का वेज है हमारे पास, और इसको बांधा गया है एक स्ट्रिंग से वॉल के साथ। इसको मैं वॉल 1 बोल देता हूँ, या इसको मैं स्ट्रिंग 1 बोल देता हूँ। इससे मैंने इस वेज को बांधा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और वॉल है, यहाँ पे हमारे पास ये पुली है, ठीक है ना, उस पे एक मास लटक रहा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। इसका मास मैं ले लेता हूँ m, और इसका मास है मान लो 3m। इसका नाम दे देते हैं b, और इस वेज को नाम दे देते हैं a, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है टेंशन इन S1। दूसरा आपको बताना है नॉर्मल बिटवीन ग्राउंड एंड ए और ग्राउंड के बीच में कितना नॉर्मल लग रहा होगा, ये आपको बताना है। ट्राई करो, दोनों ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना, तो चीजें आसान हो जाएगी। चलो भाई देख लेते हैं, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम ही तो आपको बनाना था। तो अगर मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। ऊपर मान लेता हूं मैं टेंशन T1 है, और नीचे लग रहा होगा 3mg। तो बी इक्विलिब्रियम में है, तो T1 मुझे मिल गया कितना, 3mg। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब मेन चीज है, आपको एफबीडी बनाना है ए का। तो ए का एफबीडी कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, mg, और फिर देखते हैं कांटेक्ट का है, तो कांटेक्ट ऊपर दिख जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड, जो भी होगा। अब आपको ड्रॉ करने हैं सिर्फ टेंशन जो कि लग रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा सोच के देखो, इसी वेज का पार्ट तो ये पुली है, क्योंकि पुली इसके अंदर घुसी हुई है, तो इसी का पार्ट है। इस तरह से पुलिस आपको दी गई है, ठीक है ना, ये समझ आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, तो मैं मान लेता हूँ इसमें टेंशन है कुछ T2, तो इस तरफ फोर्स लग रहा होगा क्या, T2। समझ आ गई बात। अब मैं हर पुली पे भी ये फोर्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देखो तो यहाँ पे नीचे लग रहा होगा एक तो टेंशन T1, यहाँ स्ट्रिंग है तो यहाँ टेंशन लग रहा होगा T1, यहाँ स्ट्रिंग है यहाँ टेंशन लग रहा होगा T1, यहाँ पे नीचे की तरफ है T1, इस पे ऊपर की तरफ एक T1 दिया हुआ है, इस पे आगे की तरफ होगा T1, यहाँ आगे की तरफ T1, और यहाँ आगे की तरफ T1। इस फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि ये अगर बना लिया तभी क्वेश्चन होगा, ये नहीं बन पाया था तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसमें अगर डाउट है तो बताओ भाई, किसी को डाउट है इसके अंदर? अगर ये हो गया है तो फिर कुछ नहीं बचा आपका। देख लो भाई, आप यहाँ पे देखो y के अंदर भी नेट फोर्स 0 और x के अंदर भी नेट फोर्स 0 करना है हमें सिर्फ, ठीक है। किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर देना भाई।
बोलो भाई। सर मैं बोला था यहाँ पे टेंशन हाफ नहीं हो जाएगा? काहे का टेंशन हाफ? कहाँ टेंशन हाफ होगा? सर जहाँ पुली का 2 स्ट्रिंग हो गया है, कहाँ 2 दोस्त पुली नहीं है में। पुली का? यहाँ टेंशन? यहाँ बोल रहे हो क्या? हाँ सर, इसका जो 2 ठो पार्ट निकला हुआ है। और बेटा मैं तो इसमें टी माना है ना, मैंने इसमें T1 माना है, तो हर जगह T1 ही होगा कि नहीं होगा? सेम स्ट्रिंग के अंदर तो सेम ही होता है ना। मैंने यहाँ का तो ड्रॉ किया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ यहाँ का ड्रॉ किया है। तो यहाँ तो T1 लग रहा होगा, यहाँ भी T1 लग रहा होगा, यहाँ भी T1 लग रहा होगा, क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग है। अरे एक ही तो स्ट्रिंग है ये। हाँ सर, तब ठीक है। ठीक है ना भाई? और देख लो, अब इसमें अगर ये आपने बना लिया है तो कुछ नहीं बचा। अब आप देख सकते हो सीधा सीधा क्या दिख जाएगा हमें। देखो पहले तो ये x के अंदर ये T1 कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। y के अंदर ये T1 और ये T1 कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब देखो x के अंदर क्या है, तो x के अंदर लेफ्ट की तरफ लग रहा है T2, ये इक्वल होना चाहिए राइट में नेट लगने वाला फोर्स। राइट में क्या क्या लग रहा है? T1 T1 T1, यानी कि 3 टाइम्स T1, और T1 मेरे भाई कितना है? 3 mg, तो 3 इंटू 3 mg यानी कि 9 mg आपका आंसर था T2 का। यानी आपका पहला आंसर है टेंशन इन स्ट्रिंग S1, क्या आ जाएगा मेरे भाई? 9 mg आ जाएगा। अगली चीज थी नॉर्मल बाय ग्राउंड, तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स देखेंगे हम। y डायरेक्शन में नेट फोर्स अगर मैं देखता हूं तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, ये इक्वल होना चाहिए नीचे की तरफ लगने वाला, नीचे लग रहा है mg, और देखो नीचे लग रहा है एक T1, समझ आ रही बात? तो नीचे की तरफ नेट फोर्स लग रहा है mg प्लस T1, यानी mg प्लस 3 mg यानी कि 4 mg। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 mg। अरे बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट किसी को? आपको सिर्फ एफबीडी बनाना होता है और पुलिस को वेज का पार्ट मानते हुए उनमें टेंशन लिखना होता है। समझ आई बात? प्लस T1 क्यों किया? ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? नीचे की तरफ फोर्स नहीं दिख रहा है तुम्हें T1? नीचे की तरफ फोर्स नहीं दिख रहा है क्या T1? पुली कैलकुलेशन मैंने कुछ की ही नहीं है मेरे भाई, पुली कैलकुलेशन कुछ की नहीं। इस रस्सी में T1 माना था, जहां जहां ये रस्सी जाएगी वहां वहां T1 होगा बस। उसके बाद नेट फोर्स देखना चाह रहा था मैं तो ये देखो, लेफ्ट में राइट में लग रहा था T1, लेफ्ट में लग रहा था T1, तो कट जाएंगे आपस में, ठीक है ना? हर कोई वही पूछ रहा है प्लस T1 क्यों। बेटा आपको एफबीडी बनाना नहीं आता क्या? मैंने बोला ना भाई T1 नीचे लग रहा है, दिख नहीं रहा आपको T1 नीचे लगते हुए? ये वाला T1 भी नीचे था पर एक कट गया था इससे, तो T1 नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो y में यही तो 3 फोर्सेज हैं। फिर बार बार प्लस T1 पूछने की क्या जरूरत है? चलो और देख लेते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन में और करा देता हूं ताकि जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ध्यान से करना सभी लोग। मैं फिर बोल रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे अच्छे से जैसे सिखाया था तो सब होगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा।
एक सेकंड देखना जरा ध्यान से, इसे भी m ले लेना, b का मास भी m है, ठीक है ना, सब कुछ सिमेट्रिकल है, b का मास भी m है। देख लो भाई फटाफट, टेंशन कितना होगा mg, सबको दिख रहा होगा, इसमें t है, इसमें t है, तो यहाँ t, यहाँ t, यहाँ t, यहाँ t, यहाँ t, यहाँ कितना हो गया भाई 2t। अरे ये क्लियर है कि नहीं, यहाँ t है, यहाँ t है, तो यहाँ होगा 2t, और ये रहा t। तो देखो वॉल पे कितना लग रहा है, वॉल पे लग रहा है 3t। अच्छा सेम ही चीज हो रही है तो यहाँ भी t होगा, यहाँ t आएगा, यहाँ t आएगा, यहाँ t आएगा, ये t और t मिलके यहाँ 2t, और यहाँ पे भी t, तो इस वॉल पे भी कितना लग रहा है 3t। और t बराबर किसके होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में, तो mg हमें पहले से ही पता है। तो वॉल के ऊपर तो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वैल्यू इक्वल है, वो है 3t, यानी कि 3mg। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 4m का मैं FBD बना लेता हूं, ठीक है, तो उस पे नीचे तो क्या लग जाएगा 4mg, ठीक है भाई, ऊपर लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। अब बना लेते हैं पुली के फोर्सेस। तो ये इस तरह से पुली है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, ये इस तरह से कुछ दिया हुआ है और हर जगह पे टेंशन T लग रहा है। तो यहाँ हो गया T, ठीक है ना, यहाँ हो गया T, ये हो गया T, ऊपर की तरफ टेंशन T, नीचे की तरफ टेंशन T, राइट में T, लेफ्ट में T, नीचे की तरफ T। समझ आई क्या बात? अरे समझ आ रहा है क्या? सिमिलरली यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे ऊपर T है, राइट में T नहीं है, यहाँ T है और यहाँ पे T है, इसमें नीचे, लेफ्ट, राइट और यहाँ नीचे T। तो सेम हो गया जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ था हमारे साथ। ये देखो लेफ्ट के सारे 3T जो है वो राइट के 3T से कट गया, ये नीचे ऊपर वाले कट गए, ये आगे पीछे वाले कट गए, तो इफेक्टिवली ये T बचता है, ये T बचता है और mg बचता है। तो बेसिकली 2T प्लस 4mg, ये होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो गया 4mg प्लस 2mg, यानी कि भाई कितना 6mg।
अरे क्लियर है क्या? 6 Ng हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्ट्रिंग और पुली के अंदर टेंशन कैसे डिवाइड करते हैं ये आप सीख गए होगे, और मेनली फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बनाया जाएगा ये भी आप समझ गए होगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो भाई। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करना है, अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो तो अब पुली उली से थोड़ा सा दूर चल रहे हैं क्योंकि ये चीजें तो अब आती ही रहेंगी। ठीक है ना? तो ये रहा आपका क्वेश्चन। हमारे पास एक स्फीयर यहाँ है और एक स्फीयर यहाँ है, इस तरह से कुछ। ठीक है ना? इसे मैं नाम ए दे देता हूँ, इसे मैं नाम बी दे देता हूँ। तो मास ऑफ ए को मैं ले लेता हूँ m, मास ऑफ बी को आप ले लो 4m। अच्छा, रेडियस ऑफ ए ये आपको दी गई है 2r, रेडियस ऑफ बी ये आपको दी गई है 3r। ठीक है ना? और ये जो सेपरेशन है ये है आपका 9r। ठीक है, ये बताया गया। तो आपको बताना है पहली चीज तो नॉर्मल बिटवीन ए एंड वॉल, नॉर्मल बिटवीन बी एंड वॉल। ठीक है ना? और तीसरी चीज आपको बतानी है नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। क्या होगा बताओ? अभी तक हम साइज को पिक्चर में नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ मैं साइज को पिक्चर में ले रहा हूँ। अच्छा देखो ध्यान से, ये ऐसा है कि एक ग्लास के अंदर आप दो बॉल्स को डालो, लेकिन ग्लास सफिशिएंटली वाइड नहीं है कि दोनों बॉटम तक पहुंच सकें। तो ऐसे ही हो जाता है ना, एक फंस जाती है दूसरी ऊपर जाके। तो उसी तरह की चीजें देखो, आप दोनों का डायमीटर अगर आप देखते तो 4r + 6r 10r जगह होनी चाहिए थी, लेकिन जगह सिर्फ कितनी है 9r है, इसलिए वो थोड़ा सा अटक गया है ऊपर आके, दूसरा वाला सर्कल, दूसरी वाली बॉल जो है। तो बस इन्हीं चीजों को कैलकुलेट करना है, ट्राई करो। तो देखो आपको पहले एंगल पता करना होगा, ठीक है ना? उसके लिए क्या कर सकते हो आप, देखो जरा, ये डिस्टेंस कितनी है आपको बताया गया है। ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ ए है यानी कि 2r है। ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस ऑफ बी है यानी कि 3r है। अच्छा, तो क्या आप इन दोनों के सेंटर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता सकते हो? हाँ, इन दोनों के बीच का सेंटर का हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 9r - 5r यानी कि 4r। समझ आई बात? अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये इसकी रेडियस होगी 2r, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये इसकी रेडियस होगी 3r, यानी ये टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई 5r। अरे समझ आया कि नहीं? अब देखो जरा ट्रायंगल, ये डिस्टेंस है आपकी 5r, ये डिस्टेंस है आपकी 4r, ये एंगल में मान लू थीटा, तो cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा हो गया 4r/5r, यानी थीटा आ गया 37 डिग्री। बात समझ आई? एंगल कितना है 37 डिग्री। अब बस मैं देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से देखना, ये ए और ये बी। ठीक है ना? तो ए के लिए एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेता हूँ, एक वर्टिकल ले लेता हूँ, इसके लिए भी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अच्छा, अब कौन कौन से फोर्सेस होंगे वो देख लेते हैं। तो ए पे सबसे पहले तो लग जाएगा ग्रेविटी का फोर्स, ए का मास m है तो mg, बी पे ग्रेविटी का फोर्स मास 4m है तो 4mg। अगला ग्राउंड का नॉर्मल लगेगा, तो इसे nbg बोल देता हूं मैं। ए पे ग्राउंड का नॉर्मल लगेगा, nag बोल देता हूं मैं। अच्छा, वॉल ए पे किधर लगाएगी, वॉल राइट की तरफ लगाएगी, तो naw बोल देता हूं मैं। वॉल बी पे किधर लगाएगी, तो लेफ्ट में लगाएगी, nbw बोल देता हूं मैं। समझ आई बात? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन बी ए पे कहाँ लगाएगा, तो दोनों से परपेंडिकुलर ऑब्वियसली लाइन जॉइनिंग पे ही लगेगा, और बी जो ए पे लगा रहा होगा वो इस तरह से लगाएगा NAB, और ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल होगा 37 डिग्री। सिमिलरली बी पे जो ए लगा देगा वो इस तरह लगा देगा NAB, और ये जो एंगल है वो हम निकाल चुके हैं कितना है 37 डिग्री। ये समझ आया कि मैंने किस तरह से FBD बनाया है? बी पे ग्राउंड कोई फोर्स लगा नहीं सकता क्योंकि बी के साथ ग्राउंड कांटेक्ट में है ही नहीं। अच्छा, मैंने ये इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी बनाने की। ठीक है ना? बना दिया था मैंने इम्पल्सिवली, ठीक है, पर बनाना नहीं है, इसको नहीं बनाने की जरूरत है। क्यों?
क्योंकि बी के साथ ग्राउंड कांटेक्ट में है ही नहीं, तो उसकी जरूरत ही कहाँ है। समझ आया क्या? तो अब देखो बी का एफबीडी देख लेते हैं बस। इसके एनएबी के अगर कंपोनेंट्स ले लूं मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनएबी cos 37 डिग्री यानी कि 4/5 एनएबी, और यहाँ ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, 3/5 एनएबी। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप देख सकते हो y में अगर नेट फोर्स 0 करें तो 3/5 NAB ये इक्वल हो जाना चाहिए 4mg के। तो NAB आपको कितना मिल गया मेरे भाई, 20 mg/3। अरे समझ आया क्या, 20 mg/3 ये आ गया नॉर्मल बिटवीन A एंड B। एक बार ये मिल गया तो NAW भी बता सकते हो x में फोर्स बैलेंस करके, सॉरी NBW क्या है, NAB cos 37 डिग्री यानी कि 4/5 ऑफ NAB 20 mg/3। तो ये आ गया आपका कितना, 16 mg/3। यह है नॉर्मल बिटवीन बी एंड वॉल। सिमिलरली ए के लिए कर सकते हैं, अगर एक्स में बैलेंस करूं मैं तो NAW जो राइट में लग रहा है वो इक्वल होना चाहिए इधर NAB cos 37 डिग्री, यानी सेम ही चीज है NAB cos 37 डिग्री। तो ये आ गया आपका 16 mg/3। y के अंदर अगर आप बैलेंस करो तो देखो नीचे की तरफ mg प्लस NAB का भी कंपोनेंट नीचे की तरफ ही आएगा sin 37 डिग्री, ये होना चाहिए नॉर्मल बिटवीन ए एंड ग्राउंड NAG। तो ये आपको कितना मिल गया, ये आपको मिल जाएगा mg प्लस NAB हम निकाल चुके हैं 20 mg/3 और sin 37 3/5 ये होना चाहिए NAG, ये कितना हो गया 5 mg। अरे समझ आया क्या? अच्छा क्वेश्चन था। मेन चीज क्या थी, आपको 37 डिग्री पता करना था, उसके बाद तो हलवा है एकदम। उसके बाद तो सिर्फ आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था। अरे बोलो भाई, खत्म तो नहीं हो गया एकदम? समझ तो आया होगा ना, अगर सॉल्व हो भी नहीं पाया तो एक्सप्लेनेशन तो समझ आया होगा एटलीस्ट। अरे कितने लोगों को समझ आया, एच लिखो एटलीस्ट, एच लिख दो भाई, कुछ तो पता लगे क्या हाल चाल है क्लास का। मर तो नहीं गए सब, लौट गए क्या? अरे समझ आ गया ना भाई, 5-6 लोगों ने एच लिखा है, बाकी लोगों को क्या हो गया, या तो बहुत आलसी है, खत्म हो गए। अरे खत्म मत हो यार, देखो एक्सप्लेनेशन तो समझ आया ना, इतना मुश्किल नहीं था, एफबीटी तो बना ही सकते थे ना। अगर आपने डायग्राम में एंगल निकाल लिया होता तो उसके बाद कुछ नहीं बचाता है कि नहीं। इजी है, डरो मत। ठीक है, कोशिश करोगे हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो भाई, आपको समझ आ रहा है ये सारी प्रॉब्लम किसके ऊपर है, इक्विलिब्रियम के ऊपर है। हमें क्या करना होता है, इफेक्टिवली नेट फोर्स को सिर्फ हमें 0 कर देना होता है और कुछ नहीं है, बाकी सब आसान है। ठीक है, और थोड़े क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जैसे सिंपल क्वेश्चंस करा रहा हूं अब मैं, ये सभी से हो जाने चाहिए। ठीक है ना, तो कौन सा दें, चलो ठीक है, एक हिंज रिएक्शन का भी कर लेते हैं। हिंज का मतलब होता है यहाँ पे कील लगी हुई है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारी रॉड है, इस तरह से हिंज लगा हुआ है, ठीक है।
और इस तरह से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है S1, ठीक है। m इसका मास है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। ये 37 डिग्री है। तो पहली चीज तो आपको बतानी है टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है ना। और दूसरी चीज आपको बतानी है हिंज रिएक्शन, ठीक है ना। या एक सेकंड रुक जाओ, इसमें रोटेशन आ गया। रहने दो, हिंज रिएक्शन अभी नहीं कर रहे, फिर वो रोटेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साधारण सवाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। टॉर्क बैलेंस करना पड़ जाता है उसमें, तो वो सब नहीं कर रहे अभी। कंफ्यूज मत होना, टॉर्क क्या है ये सब मत पूछने लग जाना, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन करेंगे एकदम। ठीक है, तो ये स्फीयर है जो कि दो चीजों के ऊपर टिका हुआ है, ये मान लो आप तो, ठीक है ना। दो चीजों के ऊपर टिका हुआ है सीधा सीधा, और इस तरह से यहाँ से एक नॉर्मल लग रहा होगा और यहाँ से एक नॉर्मल लग रहा होगा इस तरह से। N2 है ये, इसे मैं N1 कह देता हूँ, ठीक है ना। और मास इसका m है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये एंगल है आपका 37 डिग्री, ये एंगल है आपका 53 डिग्री, ठीक है। तो आपको इन्हीं की वैल्यूज बतानी है, N1, N2 बराबर क्या होगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दे दिया है, मास दे दिया है, सब कुछ सिंपल है। दो एक तरह से स्टेयर्स हैं अनइवन हाइट के, तो उस पर टिका हुआ है। बताओ जरा। देखो भाई फटाफट क्या आ गया। नीचे लग जाएगा सबसे पहले तो mg, दिख रहा है साफ। यहाँ पे हमें बताया गया है नॉर्मल N2 लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल N1। ये बना लो आप हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल दिया गया है 53 डिग्री,
ठीक है ना, और ये एंगल आपको दिया गया है 37 डिग्री। ये हो गया हमारा वर्टिकल। तो ये 37, ये एंगल भी क्या है 53 डिग्री, सिमिलरली ये एंगल भी क्या है 37 डिग्री। तो x में अगर मैं बैलेंस करूं तो देखो x में इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इसका आएगा n2 sin 37 डिग्री, और इसका क्या आएगा x में, तो इसका आएगा n1 sin 53 डिग्री, यानी कि n2 sin 37 डिग्री ये इक्वल होना चाहिए n1 sin 53 डिग्री के, यानी n2 इंटू 3/5 ये हो जाना चाहिए क्या n1 इंटू 4/5। तो n2 आपको मिल गया क्या 4/3 n1। अरे बात समझ आ रही है, ग्राउंड तो कांटेक्ट में है ही नहीं ना मेरे भाई, ग्राउंड से क्यों लगेगा, ग्राउंड तो कांटेक्ट में है ही नहीं, ये तो दो स्टेयर्स के बीच में लटका हुआ है, ये हमने बोला ही था पहले। फिर y में इक्वल कर दें तो y में नीचे लग गया mg, ऊपर क्या लग गया, तो दोनों के कंपोनेंट ऊपर ले सकते होगे मेरे हिसाब से, ये आ जाएगा n1 cos 53 प्लस n2 cos 37। तो यहां से मिलेगा mg, ये होना चाहिए n1 cos 53 यानी 3/5 प्लस n2 की जगह लिख देता हूं 4/3 n1 और cos 37 यानी कि 4/5। समझ आई क्या बात। यहां से देखो हमें सीधा सीधा n1 मिल जाएगा, n1 की वैल्यू कितनी हो गई है, ये इक्वल कितने आ रहा है, ये आ रहा है 3n1/5 प्लस 16n1/15, ठीक है ना। तो n1 की वैल्यू हमें जो यहाँ से मिलेगी वो मिल जाएगी आपकी 15 mg बाय ये कितना हुआ 9 प्लस 16 यानी कि 25, यानी 3 mg/5 ये होगा आपका n1। और n1 आ गया आपका 3 mg/5, तो उसे उठा के यहाँ रख देंगे तो मिलेगा आपको n2, n2 हो जाएगा कितना 4/3 इंटू 3 mg/5 यानी कि 4 mg/5, ये है आपका n2। अरे समझ आया क्या समझ आया। हाँ भाई, आप अगर तेजी से कर सकते हो तो तेजी से कर लो, मैं तो जिस मेथड से मैंने किया है वो मेरी श्रद्धा थी। आपको अगर ये बहुत लेंदी लग रहा है, आपको शॉर्ट मेथड दिख रहा है, आप शॉर्ट मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो आपने mg के कंपोनेंट्स ले लिए वो इसलिए काम कर गए क्योंकि ये 90 डिग्री पे हैं। अगर ये 90 डिग्री पे नहीं होते ना तो जो आप डायरेक्टली mg के कंपोनेंट्स लेके आंसर बता रहे हो वो काम नहीं करता। बात समझ आ रही है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने बड़ी आसानी से mg के कंपोनेंट्स n2 के इक्वल कर दिए, n1 के इक्वल कर दिए कंपोनेंट्स लेके सिंपली, तो वो तभी वैलिड हो पाता है जब ये दोनों 90 डिग्री पे हो। 90 डिग्री पे नहीं होते तो फिर आप इस तरह से डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो ये सेट मेथड है जो हमें यूज करना होता है। क्लियर हुआ। अगर मैं दोनों को ही 37 डिग्री पे देता तो फिर ये आंसर नहीं आता। चलो अगला कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई जिसे हम बोलते हैं लाइट रॉड। तो याद रखना लाइट रॉड और स्ट्रिंग में सिर्फ एक अंतर है, लाइट रॉड होती तो मासलेस है बट डज नॉट स्लैक, स्लैक नहीं होती है इसमें हमेशा, ये कभी मुड़ नहीं सकती क्योंकि ये रॉड है, बात समझना। तो ये ढीली नहीं हो सकती कभी भी, ये हमेशा ही कैसी रहती है टाइट रहती है। समझ आ रही बात। तो हमने बीच में एक रॉड फंसा रखी है इस तरह से। तो आपको क्या क्या बताना है, सबसे पहले तो आपको बताना है क्या, टेंशन इन द रॉड, टेंशन इन द रॉड। दूसरी चीज आपको बतानी है ये मास 3m है, नॉर्मल बाय ग्राउंड, नॉर्मल बाय ग्राउंड ऑन वेज। ठीक है ना, बताओ जरा।
चलो भाई देख लेते हैं, कुछ लोगों ने आंसर दे पाया। तो रॉड के लिए याद रखना है कि वो मुड़ती नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है, तो FBD बना लेते हैं। ये देखो स्फीयर, तो स्फीयर पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, ये वर्टिकल हो गई, ये अलोंग द इंक्लाइन और ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ये 37 डिग्री दिया है, तो ये 37 हो गया, ये 37, एक को छोड़ के एक। फोर्सेस देख लेता हूं मैं, तो नीचे लग रहा है क्या mg, यहां आ जाएगा नॉर्मल ड्यू टू वॉल, और यहां आ जाएगा नॉर्मल ड्यू टू इंक्लाइन। समझ आई बात। सिमिलरली मैं किसका बना लूंगा, सिमिलरली मैं बना लूंगा इंक्लाइंड प्लेन का। तो ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना। ये इसके लिए एक्सेस कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, अलोंग द इंक्लाइन तो खुद है ही, ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ठीक है। ये एंगल 37 है, तो ये एंगल 37 डिग्री, ये 37, ये 37 और ये 37। फोर्सेस बना लो। सबसे पहले इस पे 3mg नीचे लग जाएगा, 3mg लग गया। ऊपर लग जाएगा नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, ये लग गया। अब जो स्फीयर ने इसके ऊपर नॉर्मल बनाया होगा, Ni जिसे मैंने नाम दिया नॉर्मल ड्यू टू इंक्लाइन, वो यहाँ पे लग रहा होगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। और क्या है, और एक रॉड है जो कि इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, और रॉड किस तरफ फोर्स लगा देगी, इस तरफ। तो इसे मैं कह सकता हूँ नॉर्मल ड्यू टू रॉड, ठीक है ना, जो कि बेसिकली क्या बन जाएगा, टेंशन इन रॉड बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात। अच्छा, इसके लिए अगर हम x में फोर्सेस को इक्वल करें स्फीयर के लिए, तो आप देख सकते हो ये एंगल है 37 डिग्री, तो x में आप कह सकते हो नॉर्मल ड्यू टू इंक्लाइन साइन 37 डिग्री, ये होना चाहिए नॉर्मल ड्यू टू वॉल। सिमिलरली y में करें तो नॉर्मल ड्यू टू इंक्लाइन cos 37 डिग्री, ये इक्वल होना चाहिए mg। तो cos 37 यानी कि 4/5 ni, ये होना चाहिए mg। तो नॉर्मल ड्यू टू इंक्लाइन की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 5 mg/4। ये पहली चीज आपको पता लगी है, ठीक है ना। ये अगर हमें पता लग गया तो उसे मैं इसमें रख देता हूं। इसमें रखने से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ni, यानी कि वैल्यू ही पुट कर देते हैं, 5 mg/4 इंटू साइन 37, 3/5, ये इक्वल होना चाहिए नॉर्मल ड्यू टू वॉल। तो नॉर्मल ड्यू टू वॉल की वैल्यू क्या आ गई, 3 mg/4। समझ आया। तो स्फीयर के ऊपर जो वॉल ने लगाया है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 mg/4। हमें वो निकालने की खैर जरूरत नहीं थी। अब इसकी अगर देखें तो इस पे आप देख सकते हो कि x के अंदर नेट फोर्स अगर आप बैलेंस करते हो तो नॉर्मल ड्यू टू इंक्लाइन का कंपोनेंट इस तरफ आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि टेंशन इन रॉड या नॉर्मल ड्यू टू रॉड जो है वो होना चाहिए नॉर्मल ड्यू टू इंक्लाइन साइन 37 डिग्री। समझ आ रही बात। वैल्यू पुट कर दो, 5 mg/4 साइन 37 डिग्री 3/5, ये मिल गया आपको 3 mg/4। तो ये है टेंशन इन द रॉड, यही हमें निकालना था। अगली चीज निकालनी थी नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, तो y में बैलेंस कर देंगे। नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड सिंपली आपको मिल जाएगा 3 mg प्लस नॉर्मल ड्यू टू इंक्लाइन cos 37 डिग्री, यानी कि 3 mg प्लस 5 mg/4 इंटू 4/5, ये मिल गया आपको 4 mg। तो आंसर आना चाहिए था 3 mg/4 और 4 mg। क्लियर हुआ क्या, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अभी से ही लोग क्लास से भागने लग गए हैं, मुझे यहाँ से समझ आ रहा है, वो अपने ही नुकसान कर रहे हैं जितने भी लोग चले गए हैं, ठीक है ना। कुछ 45 लोग थे और 38 लोग बाकी हैं, तो ये काफी दुख की बात है। आप अगर अभी से ही डर जाओगे तो आप तो फिर नहीं कर पाओगे यार क्लियर, वो तो क्लियर है, साफ बात है, नहीं होने वाला क्लियर, ठीक है ना। जो भी लोग चले गए हैं खैर उनसे मैं ज्यादा उम्मीदें रखता भी नहीं हूँ, ठीक है। बाकी लोगों से जो भी गलतियां हो रही हैं बेटा प्रैक्टिस की वजह से हो रही हैं, प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं यही कह रहा हूँ कि एनएलएम, सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी, ये 3 चैप्टर होंगे, 3-4 चैप्टर सेंटर ऑफ मास। आगे के जो 4 चैप्टर है ना, जो बच्चे इन 4 चैप्टरों में मेहनत कर लेंगे उनके लिए फिजिक्स पूरी हलवा होने वाली है। 11th की ले लो या 12th की ले लो, क्योंकि यही वो क्रिटिकल टाइम है। और जो लोग इन 4 चैप्टरों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, वो पूरे जीवन, आप 12th वाले बच्चों को देखना, वो पूरी जिंदगी एनएलएम और सर्कुलर मोशन के डाउट ही पूछते रहते हैं, क्योंकि उसके बिना कुछ होता नहीं है और उस समय उन्होंने ध्यान दिया होता नहीं है। तो जो भी लोग चले गए हैं वो बेवकूफ है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ठीक है ना।
आप लोगों को पूरा फोकस करना है। चीजें मुश्किल लगेंगी, बिल्कुल लगेंगी, समझ आ रही है बात, पर उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करो, सॉल्व करो। समझ आई बात। चैप्टर हमारे यही इंपॉर्टेंट है मेन। मैं कह रहा हूँ काइनेमेटिक्स तो आदमी सीख भी लेता है बाद में मेहनत करके, 12th में जाता है तो कोशिश करता है 11th का पढूं, तो काइनेमेटिक्स सीख भी लेता है, लेकिन एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी और सेंटर ऑफ मास, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि पूरा फिजिक्स का बेस बनाने वाले हैं। इनके बिना फिजिक्स नहीं चलती है। ठीक है, खैर मैंने देखा लोग चले गए इसलिए मैंने बोला। जो लोग रुके हैं वो एटलीस्ट ट्राई करो समझने का। आपको अभी नहीं आ रहा, कुछ समय में समझ आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी डायनेमिक्स थी जो मैंने अभी तक पढ़ाई है आपको। डायनेमिक्स सॉरी, ये हमारी स्टैटिक्स थी जो हमने अभी तक पढ़ी है। स्टैटिक्स का मतलब सभी कुछ रुका हुआ था और हम सिर्फ एफवीडी बना बना के चीजों को कैलकुलेट कर रहे थे। ये एक क्वेश्चन होमवर्क में मैंने दिया है, इसे सॉल्व करना। तो बेसिकली 2 इंक्लाइंस के बीच में फंसा हुआ एक बॉल है, तो दोनों इंक्लाइन का आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स। ये मान लो कि स्टैटिक्स पे तो सवाल नहीं आएगा, एडवांस के अंदर ये गारंटी है। ठीक है ना, मेंस में आ सकता है पर एडवांस में तो नहीं आएगा। डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चीजें चलेंगी, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, तो अब मोशन इंट्रोड्यूस करेंगे हम। अभी तक तो सब कुछ रेस्ट पे था। ठीक है, चलो।